तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 9 विषय विज्ञान के ऊपर। उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर जरूर बनाकर रखें। जो चीजें यहाँ से बताई जाती है उनको नोट डाउन करते रहें। हम बात कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियमों के ऊपर, और हम हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझ रहे हैं, जिसमें हमने लॉ ऑफ इनर्शिया को भी समझा है, इनर्शिया यानी जड़त्व को समझा है। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं फ्रिक्शन के ऊपर, फ्रिक्शन यानी घर्षण के ऊपर। तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ चीजों को समझ चुके थे, है ना। हमने कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात जो है वो कर ली थी। हमने बात करी थी कि जो ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या है, उनको क्या फ्रिक्शन का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर रहता है। मतलब कि घर्षण को उनको महसूस करना होता है अर्थ के ऊपर। ये घर्षण क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे और इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। देखिए, फ्रिक्शन जो है वो हमको देखने को मिलता है चार टाइप्स में, मेनली चार टाइप्स में हमको देखने को मिलता है फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमको इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन, देन फ्लूइड फ्रिक्शन, देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट जो है, जब दो ऑब्जेक्ट फिसलता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फिसलता है, वहां पर जो घर्षण, वहां पर जो फ्रिक्शन रहता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आइस स्केटिंग बोला गया है। आइस स्केटिंग में क्या होता है, बर्फ के ऊपर आदमी फिसलता है। बर्फ के ऊपर क्या होता है, आदमी फिसलता है। जहां पर कोई चीज फिसले किसी दूसरे चीज के ऊपर, वहां पर कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, वहां पर रहेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आ गई। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। रोल मतलब आप समझ रहे हैं लुढ़कना, रोल मतलब लुढ़कना। जहां पर एक बॉल लुढ़क रही है जैसे जमीन पर, या फिर कोई चीज लुढ़क रही है किसी सरफेस के ऊपर, तो वहां पर कौन सा फ्रिक्शन हमको देखने को मिलेगा, वहां पर हम रोलिंग फ्रिक्शन, ऐसी जगह पर जो फ्रिक्शन होता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। इसके अलावा फ्लूइड फ्रिक्शन, एयर और लिक्विड। जैसे सपोज आपने क्या करा, ऊपर आसमान से कोई बॉल फेंकी, है ना, और वो बॉल जो है जमीन पर गिरी, तो उसको जो एयर होगी, उसके आसपास जो एयर होगी, उसके फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आप क्या करें, इसको समझने के लिए आप एक कागज का टुकड़ा लें, कागज का टुकड़ा, उसको क्रश नहीं करना, कुछ नहीं, कागज का टुकड़ा फैला करके उसको छोड़ें, तो वो सीधे जमीन पर नहीं गिरेगा, वो ऐसे 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 उड़ते उड़ते जमीन पर गिरेगा। तो ऐसे क्यों उड़ रहा है, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है, जो उसके आजू बाजू जो एयर है, वो क्या कर रही है, उसको रोकने का काम कर रही है, उसके मोशन को रोकने। मतलब यहाँ पर भी हमको एयर के थ्रू फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। कई बार पानी में जो है हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, तो वो पानी में एकदम फ्रीली नहीं गिरता है, वो जैसे गिरता है फिर उसके बाद उसकी स्पीड स्लो 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 हो जाती है ना। तो यहाँ पर हमको वाटर यानी लिक्विड फ्रिक्शन हमको देखने को मिलता है। बात समझ में आई। इसके बाद है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम स्थैतिक घर्षण बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण। इसको बोलते हैं स्लाइडिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं रोलिंग, इसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब रुका हुआ। जब कोई ऑब्जेक्ट जो होगा रुका हुआ रहेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रुका रहेगा और रुकने के बाद वो चलना शुरू करेगा, रुकने के बाद वो चलना शुरू करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अब मुझे इसको चलाना है, तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो चलने से पहले जो इसका फ्रिक्शन रहेगा, जस्ट चलने से, जब इसका मूव होने से जस्ट पहले का जो फ्रिक्शन रहेगा, वो फ्रिक्शन कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखिए फिर से बता दे रहा हूं, जब कोई ऑब्जेक्ट फिसलेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब ऐसे लुढ़कता हुआ जाएगा तो रोलिंग फ्रिक्शन, जब एयर या फिर वाटर में कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा, एयर या वाटर के थ्रू किसी का मोशन रुकेगा, तो वहां पर हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और वो चलना शुरू कर रहा है बस, तो वहां पर जो फ्रिक्शन रहेगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए, यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है। आपको जो काम करना है वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार से है। स्लाइड अ बुक अक्रॉस अ टेबल एंड वॉच इट स्लाइड टू अ रेस्ट पोजिशन। द बुक कम्स टू अ रेस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फोर्स, दैट फोर्स बीइंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच ब्रिंग्स द बुक टू अ रेस्ट पोजिशन। देखिए, इस कहानी का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी किताब को, अगर आप किसी पुस्तक को किसी सरफेस के ऊपर खिसकाते हैं, ठीक है, स्लाइड अ बुक अक्रॉस अ टेबल, और उसकी स्लाइड को आपको देखना है, उसको खिसकते हुए आपको देखना है, और खिसकने के बाद क्या होती है, जैसे आप उसे छोड़ते हैं वो रुक जाती है, मतलब कि रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है।
अब हमसे ये पूछा गया कि रेस्ट पर क्यों आई, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रेस्ट पे क्यों आई। रेस्ट पे इस वजह से आई क्योंकि वहां पर एक फोर्स है जो कि क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने का काम कर रहा है, और वो फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो क्या है, घर्षण बल है जो कि क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, बुक को यहाँ पर रेस्ट में लाने का काम कर रहा है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि फ्रिक्शन जो है ऑलमोस्ट हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ये रोकने का काम करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ये रोकने का काम करेगा, उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब है, इन द एब्सेंस ऑफ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द बुक वुड कंटिन्यू इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन फॉर एवर और एट लीस्ट टू द एंड ऑफ द टेबल टॉप। यहाँ पर ये बोला जा रहा है अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर आपने ये पुस्तक खिसकाई और यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, अगर आपने पुस्तक खिसकाई और सपोज आपके पास ये बुक है, ठीक है, और आपने इसको खिसकाया और ये अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हुआ, अगर घर्षण का बल नहीं होगा इस टेबल पर, तो क्या होगा, ये बुक खिसकती रहेगी, खिसकती रहेगी, खिसकती रहेगी और हमेशा के लिए ही खिसकती रहेगी, है ना, मोशन में रहेगी, रुकेगी नहीं कभी। तो रुकी क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन था, क्योंकि घर्षण था। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, अगर घर्षण नहीं होगा तो ये बुक हमेशा के लिए खिसकती रहेगी। अब देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम अपने आप से कैसे रिलेट करते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम अपने आप से कैसे रिलेट करते हैं। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट था, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या हो रहा है, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, जो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम हैं, हम तो रेस्ट पोजीशन में है ना, मतलब गाड़ी चल रही है और गाड़ी के अंदर हम तो बैठे हैं ना। अब क्या हुआ, जैसे ही ये गाड़ी रुकी, जैसे ही ये गाड़ी ने इस दीवार को हिट किया तो गाड़ी तो रुक गई। क्यों, क्योंकि गाड़ी पर इस दीवार की वजह से फोर्स लगा और ये रुक गई, गाड़ी जो है रुक गई। लेकिन गाड़ी के अंदर हम जो बैठे हुए थे, हम क्या कर रहे हैं, हम उसी स्पीड से चल रहे हैं जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब गाड़ी रुकेगी, जब गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगेंगे, हम पर आगे की ओर झटका लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हम अभी भी जो स्टेट ऑफ मोशन हमारे पास चल रही है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको चेंज हम नहीं करना चाहते। लॉ ऑफ इनर्शिया, हमारा इनर्शिया भी क्या है, मोशन का है। मतलब ये गाड़ी चल रही है, मैं गाड़ी के साथ साथ चल रहा हूं, लेकिन गाड़ी रुक गई, लेकिन मेरा जो इनर्शिया है वो अभी भी क्या है, मोशन का है। न्यूटन का लॉ कहता है जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो चाहता है कि वो चलता रहे, जो ऑब्जेक्ट रुका है वो चाहता है कि रुका रहे। अब मैं गाड़ी के साथ चल रहा हूं तो मेरा इनर्शिया चाहता है कि मैं चलता ही रहूं इसी स्पीड से। तो जैसे गाड़ी एकदम से रुकती है लेकिन मैं नहीं रुकता, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये चलता रहे। तो होता क्या है, फलस्वरूप जैसे ही गाड़ी रुकती है लेकिन हमारी बॉडी स्टिल मोशन में होती है और हम जो है आगे की तरफ जो है हम पर झटका लगता है ना, ये बात समझ गए। अब यहां पर हमने एक बात लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, वियर सीट बेल्ट। गाड़ियों में सीट बेल्ट लगी होती है और सीट बेल्ट के लिए आपको जो है बोला जाता है कि आपको सीट बेल्ट पहननी है। क्यों पहननी है, क्योंकि जब कभी गाड़ी स्पीड में चल रही होगी, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जैसे ही गाड़ी रुकेगी हम पर आगे की तरफ झटका लगेगा और उस झटके में हम जो है आगे टकरा सकते हैं शेल्फ से, हमारा सर लग सकता है, कहीं हमें चोट लग सकती है ना, हम गाड़ी का शीशा तोड़ के बाहर भी गिर सकते हैं। तो अपने आप को कैजुअलिटी से बचाने के लिए गाड़ी में सीट बेल्ट होती है, हमको सीट बेल्ट बांधना है ताकि जब हम आगे की तरफ झुकें तो हम बहुत ज्यादा आगे ना जा पाए और हमारा मोशन जो है वो रुक जाए। समझ रहे बात को। तो इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ध्यान में रखते हुए हमने गाड़ियों में सीट बेल्ट लगाई हैं कि ताकि आपको ज्यादा झटका ना लगे। देखिए बात समझा रखी है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट, हम भी ऑब्जेक्ट रहेंगे साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए हम कोई ऐसे बहुत डिफरेंट चीज नहीं है, इंसान और जानवर या कोई ऑब्जेक्ट है। फिजिक्स जो है सिमिलैरिटी रखता है सारी चीजों में, तो हम भी जो है ऑब्जेक्ट है, हम भी वस्तु है फिजिक्स के हिसाब से। तो जो वस्तुओं पर नियम लगते हैं वो हम पे भी लगते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमको इंक्लूड करते हुए वो क्या करता है, वो कोई चेंज नहीं होने देना चाहता अपनी स्टेट ऑफ मोशन में। ठीक है, When the car going with some speed, सपोज ये कह रहे हैं, सपोज गाड़ी चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और उसको अचानक से जो है ये दीवार की वजह से उसको रुकना पड़ा, ये ईंट की दीवार की वजह से अगर उसे रुकना पड़ा, लेकिन हमारा जो लॉ कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, हमारी बॉडी जो है वो अभी भी क्या है, मोशन में है। हमारी बॉडी एकदम से किसी चेंज को नहीं करना चाहती है अपने स्टेट ऑफ मोशन में, मतलब अगर गति की अवस्था में अगर मूविंग है तो मूविंग ही रहना चाहती है। इस वजह से गाड़ी तो रुक जाती है लेकिन हम मूव करते रहते हैं, जिसके कारण हम गाड़ी से आगे की तरफ हमको धक्का लगता है। तो दो चीजें हमने सीखी कि सीट बेल्ट क्यों पहननी है, वाई वियरिंग सीट बेल्ट इज इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि एक्सप्लेन व्हाई वी वेयर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग द व्हीकल। गाड़ी चलाते वक्त हमको सीट बेल्ट क्यों पहननी चाहिए, क्यों जरूरी होती है। कुछ लोग नहीं पहनते हैं तो उसको कारण पूछा जाता है कि इसको ना पहनने से इनका क्या नुकसान हो सकता है। बात समझ गए। तो ये पॉइंट हम लोग नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, इसके बाद सेकंड लॉ के ऊपर आएंगे। सेकंड लॉ पे आने से पहले आप जल्दी से ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि सीट बेल्ट पहनना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड रूल ऑफ और सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, F इज इक्वल टू ma। देखिए फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने हमें ये बात समझाई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहे, अगर किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता है तो उस पर फोर्स लगता है। मतलब फोर्स की डेफिनेशन ये बताई गई और फोर्स कहां से जनरेट होता है, क्यों लगता है, वो बताया गया। नेक्स्ट सेकंड में हमसे ही पूछा गया कि कितना फोर्स लगेगा। हमें फर्स्ट लॉ में हम समझ गए कि भाई फोर्स लगेगा, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को समझाया गया है सेकंड लॉ में। F इज इक्वल टू ma, ये रिलेशन पर हम अभी आएंगे। सेकंड लॉ ये कहता है द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर नेट फोर्स का हम लोग यूज करेंगे, नेट फोर्स वर्ड का यूज करेंगे, सिर्फ फोर्स नहीं। एक ऑब्जेक्ट पर एक बार में दो से ज्यादा या फिर एक से ज्यादा फोर्सेस काम करते ही हैं। जैसे सपोज मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हो रखा हूं या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन पर खड़ा है, तो उस पर अपनी रेस्ट पोजीशन में भी काफी सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक उस पर फोर्स जो है ग्रेविटी का काम कर रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए उस पर एक नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पर ही हमने देख लिया दो फोर्स जो है काम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लगे तो एक फोर्स तो वो हो गया जो उसको धक्का दे रहा है, और एक फोर्स वो हो गया जो फ्रिक्शन की वजह से उस पर लग रहा है। तो डिफरेंट मल्टीपल फोर्सेस जो है किसी ऑब्जेक्ट पर एक बारी में काम करते हैं। तो हम कौन से फोर्स को काउंट करेंगे, हम सारे फोर्सेस का सम करते हैं। हम सारे फोर्सेस का सम करते हैं, उसको नेट फोर्स बोला जाता है। तो यहाँ पर नेट फोर्स की हम बात करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पर कितना नेट फोर्स लगेगा ये बताया जा रहा है। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma मतलब m मतलब इसका मास बोले तो द्रव्यमान, और a मतलब इसमें एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से बॉडी चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप जरूर से नोट डाउन करें और इसको याद भी रखें। मास मतलब द्रव्यमान और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। कुल बल, नेट फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पर लगता हुआ कुल बल नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है। m का मतलब द्रव्यमान और a का मतलब त्वरण। m मतलब मास, a मतलब एक्सेलरेशन। ठीक, अब देखिए when mass is in kilograms and acceleration is in meter per second square, the unit of force is in Newton। सीधी सी बात है, बल की जो इकाई है न्यूटन होती है। बल का मात्रक बोलेंगे इसे, यानी यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। कैपिटल N से इसको डिनोट करते हैं। तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 किलोग्राम ऑफ मास एट 1 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई गाड़ी, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु 1 किलोग्राम की होगी, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये 1 किलोग्राम है, इसका द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम, और जब इसे चलाया जाए तो इसका जो एक्सेलरेशन हो वो कितना हो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। मतलब पहले इसका जो वेग था 0 था, और उसके बाद ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो जो एक्सेलरेशन हो गया वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। जब कोई 1 किलोग्राम की वस्तु 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलती है, इस पर लगने वाला बल 1 न्यूटन कहलाता है। ठीक है, 1 न्यूटन की डेफिनेशन आपको जरूर याद होनी चाहिए। 1 न्यूटन कौन सा हो गया, जब कोई 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है, तो उस पर जो बल लगता है वो 1 न्यूटन कहलाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, एक इंपॉर्टेंट चीज है 1 न्यूटन की डेफिनेशन। ठीक है, और F इज इक्वल टू ma भी नोट डाउन कर लें इसमें।
F इज इक्वल टू ma भी इसमें नोट डाउन कर ले, ये सेकेंड लॉ है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो नेट बल है, किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जो है वो F इज इक्वल टू ma होता है। m जो है उसका द्रव्यमान होता है, a उसका त्वरण होता है। बल का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। 1 न्यूटन की परिभाषा ये है कि जब कोई 1 किलोग्राम की वस्तु 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से त्वरित होती है, चलती है, तो उसको हम 1 न्यूटन का बल, उस पर नेट बल 1 न्यूटन का होता है, ये हम कहते हैं। ठीक, अब यहां पर कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सेलरेट अ 1400 किलोग्राम कार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहे हैं एक कार है जो कि ये कार है, इस कितने केजी की है? ये 1400 किलोग्राम की है ना। कार तो बहुत भारी होती है, 1400 किलोग्राम की, और ये किस त्वरण से चल रही है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। कितने? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो मास है, एक्सेलरेशन है, मतलब फोर्स होगा। F इज इक्वल टू ma होता है। कितना फोर्स होगा? देखो F इज इक्वल टू ma, हमारे पास फॉर्मूला है। m की वैल्यू दे रखी है 1400 और a की वैल्यू दे रखी है 2। तो 1400 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2800 आएगा। तो हमारा आंसर है कितना फोर्स इसमें हमको देखने को मिल रहा है? 2800 न्यूटन। न्यूटन बताया था ना, यूनिट है, मतलब जब जब आप आंसर लिखेंगे फोर्स का उसमें न्यूटन लिखेंगे पीछे से। ठीक है, तो 2800 न्यूटन किस तरीके से आया? इस तरीके से। इस न्यूमेरिकल को जल्दी से नोट डाउन करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। चलिए, तो न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमको मास दिया रहे और एक्सेलरेशन दिया रहे तो कितना फोर्स, कितना नेट फोर्स उस पर लग रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस दोनों का मल्टीप्लाई हमको कर देना, दोनों का प्रोडक्ट हमको कर देना है, सीधी सी बात है। ठीक है, इतनी आसान सी बात यहाँ पर बताई गई। अब देखिए एक छोटा सा चार्ट है, यहाँ इस चार्ट के थ्रू हम एक इंपॉर्टेंट चीज को समझ रहे हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 2 किलोग्राम है, ठीक, और एक्सेलरेशन उसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये। MSS लिखा है, इसकी जगह पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो। बात वही है, सेम बात है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 2 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन 5 है। मैंने क्या बोला? फोर्स निकालने के लिए क्या करो? दोनों का प्रोडक्ट कर दो, m इंटू ए, है ना। तो 2 पंजे 10, 10 न्यूटन फोर्स आ गया, है ना। इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट का मास 2 किलोग्राम है, उसका एक्सेलरेशन 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो गया? दोनों के प्रोडक्ट कर देंगे, 2 इंटू 10 20 न्यूटन हो गया। अब यहां पर हमको मास नहीं दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है और नेट फोर्स बता रखा है। अगर नेट फोर्स 20 है तो नेट फोर्स कैसे आता है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो 5 के साथ मैं किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए? तो आप जानते हैं 5 4 जा 20 होता है, मतलब मास कितना रहा होगा? 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम मास रहेगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन रहेगा, तो 4 5 जा 20 न्यूटन हो जाएगा। समझिए टेबल कैसे भरी। फिर उसके बाद देखिए, मास अगर 5 किलोग्राम है और टोटल फोर्स जो है वो हमको देखने को मिल रहा है 10 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? कितने की मल्टीप्लाई करूं कि 10 हो जाए? 2, मतलब एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, है ना। 3 नहीं लिख सकते यहाँ पे, अगर 3 लिखूंगा तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। समझ गए आप बात को? अब यहाँ पर बताइए, मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, फोर्स कितना होगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं, तो 1 10 जा 10 आएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? एक चीज और ध्यान देना आप, हमने यहाँ पर देखो मास दोनों का सेम है लेकिन एक्सेलरेशन दोनों का दुगना कर दिया, 5 का 10 कर दिया, तो फोर्स भी दुगना हो गया। तो हमने क्या देखा? मास को सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है, एक्सेलरेशन को डबल कर दिया तो फोर्स भी क्या हो गया? डबल हो गया। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास सेम रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हमने दुगना कर दिया तो फोर्स भी दुगना हो जाएगा।
मैं ही अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चल रहा हूं तो सपोज मेरे पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चलता हूं, दुगना कर दिया, 5 का 10 कर दिया, तो 10 में जो फोर्स होगा वो भी डबल हो जाएगा। सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि मास को आपको सेम रखना है, मास को कांस्टेंट रखना है, एक्सेलरेशन को डबल करोगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात कह रहा है अगर फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, अगर फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो आप देख रहे हैं मास और एक्सेलरेशन में किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो डबलिंग द मास हाफ्स द एक्सेलरेशन, अगर हम मास को डबल करें तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल हम लोग यहां से ले सकते हैं। देखिए जरा, यहां पर कितना था, 4 था। इसका एग्जांपल इस वाले पॉइंट से ले सकते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स देखो यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, डबलिंग द मास, मास यहां पर 2 था, उसका 2 गुना हो गया 4, 2 गुना 2, मतलब हमने क्या कर दिया, यहां पर डबल कर दिया, मास को क्या कर दिया, डबल कर दिया। डबल, तो क्या बोला, फोर्स सेम है, डबलिंग द मास, मास को डबल कर दिया, हाफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहां पर 10 था और यहां पर 10 का आधा हो गया 5, तो यहां पर क्या हो गया, हाफ हो गया। समझ गए बात को। अगर फोर्स सेम रहे लेकिन मास आधा हो जाए, सॉरी मास डबल हो जाए, तो एक्सेलरेशन आधा हो जाता है। ये दो यहां पर नोट की फॉर्म में हमने बातें लिखी है, इसको नोट 1 बनाकर लिखना, इसको नोट 2 बनाकर लिखना, इसको नोट 1 बनाकर लिखना और इसको यहां से नोट 2 बनाकर लिखना। इफ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट डबलिंग द मास हाफ द एक्सेलरेशन। ये टेबल खुद से भरें, अभी मैंने आपको भरना सिखाया था, इसको जल्दी से नोट डाउन करें और खुद से ये टेबल में भरें, और ये 2 पॉइंट्स इसमें जरूर मेंशन करें। एग्जांपल मैंने आपको टेबल से ही बता दिया है, जल्दी से फिलअप करेंगे इसे। तो आई होप आप लोगों ने ये टेबल नोट डाउन कर ली होगी। ठीक है, इस टेबल में आप क्या कर सकते हैं, इस टेबल को आप और मॉडिफाई कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक्सेलरेशन और फोर्स की वैल्यू डाल करके मास की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, या फिर मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल के फोर्स की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, या फिर मास और फोर्स की वैल्यू डाल के एक्सेलरेशन की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ये काम आप जो है खुद से कर सकते हैं। इस टेबल को आप और डिटेल में अपने घर में आप होमवर्क के बेसिस पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप न्यूटन का सेकंड लॉ जो है आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमको एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो है न्यूटन के सेकंड लॉ से निकालना है। इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर एक सपोज लोहे का पत्थर है और एक सपोज कागज का पत्थर है, दोनों को अगर मैं कुछ हाइट से फेंकता हूँ अर्थ की तरफ, तो पहले कौन सा पत्थर जमीन पर पहुंचेगा। इस क्वेश्चन को आपको सोचना है। ठीक है, अपने आसपास जितने भी आपके भाई बहन हैं, आपसे बड़े जो भी हैं, ठीक है, और आपके फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ डिस्कस करें। आंसर आपको मिलेगा अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।